तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा हैंड टूल्स चैप्टर था उसके जितने भी मतलब हैंड टूल्स में हमारे जितने भी टूल्स आते हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले अगर आपने हमारे जो हम फिटर थ्योरी का कोर्स आपके लिए लाए हैं, अगर उसके पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, जैसे हमारा सेफ्टी हुआ, मेजरिंग टूल हुआ, उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं धातु विज्ञान, मतलब जो हमारी फिटर थ्योरी है या हमारी टर्नर ट्रेड हुई या वेल्डर ट्रेड हुई, तो उनमें भी क्या रहता है, जो हमारी धातु रहती है, धातु विज्ञान से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं धातु विज्ञान, मतलब धातु क्या रहती है, धातु की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, धातु में कौन कौन से तत्व में रहते हैं, कैसे धातु बनती है, तो उसके बारे में सब कुछ हम जानेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यूनिट नंबर 5 है हमारा धातु विज्ञान। तो धातु विज्ञान क्या बोल रहा है? धातु मेटल, धातु क्या होती है? धातु वे पदार्थ है जिनका कोई निश्चित रंग, भार, धात्विक ध्वनि तथा स्ट्रक्चर होता है। मतलब धातु वे पदार्थ है जिनका कोई भी रंग रहता है, भार रहता है, धात्विक ध्वनि रहती है और स्ट्रक्चर रहता है। धातु खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थों से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? कच्चे पदार्थों से। ये कच्चे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। खनिज पदार्थों से खनिज पदार्थ जब खानों से निकाले जाते हैं तो उनमें धातु की मात्रा के साथ साथ मिट्टी और दूसरे प्रकार की अशुद्धियां भी होती हैं। खनिज पदार्थों से धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। तो क्या कहलाते हैं ये कच्चे पदार्थ? अयस्क और कहलाते हैं। खनिज पदार्थ जब खानों से निकाले जाते हैं तो उनमें धातु की मात्रा के साथ साथ मिट्टी और दूसरी प्रकार की अशुद्धियां भी होती हैं। खनिज पदार्थों से धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब हम खनिज पदार्थों से धातु प्राप्त करते हैं तो धातु में कुछ अशुद्धियां रहती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं धातु और अधातु में अंतर, मतलब धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। तो क्या बोल रहा है? पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती है। मतलब पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। अधातुएं जो हमारी रहती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। धातुओं को खींचकर तार और पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। अधातुओं को खींचकर ना तो तार बनाए जा सकते हैं और ना ही चादरें बनाई जा सकती हैं। आगे चलते हैं। क्या बोला है? धातुओं का गलनांक अधिक होता है। कार्बन और सिलिकॉन को छोड़कर सब धातुओं का गलनांक कम होता है। धातुओं पर चोट लगने पर एक विशेष प्रकार की आवाज होती है, अधातुओं पर चोट लगाने पर कोई आवाज नहीं होती है। धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं, अधातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं नहीं बनाई जा सकती हैं। धातुएं प्रायः बिजली तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कार्बन और ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं कुचालक होती हैं। मतलब जो धातुएं रहती हैं वो बिजली की सुचालक होती हैं, मतलब उनमें करंट लगता है। और जो कार्बन और सिलिकॉन जो सॉरी कार्बन और ग्रेफाइट है, इनको छोड़कर बाकी सभी धातुएं कुचालक होती हैं, मतलब उनमें करंट नहीं लगता है। अब आ जाते हैं धातुओं का वर्गीकरण, मतलब धातुओं को हमने कैसे बांटा है। तो धातुओं को हमने दो वर्गों में बांटा है। लोहे धातु मतलब जिसमें लोहा होता है, अलोहे धातु जिसमें लोहा नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है पहला पॉइंट? जिन धातुओं में लोहे के कण पाए जाते हैं, अर्थात लोहे की प्रधानता होती है, उन्हें फेरस मेटल या लोह धातु कहते हैं। डायरेक्ट बोले तो जिसमें लोहा रहता है उसे हम लोह धातु कहते हैं, जिसमें लोहा नहीं होता है उसे अलोह धातु कहते हैं। अब जैसे धातुओं में क्या बोल रहा है, जैसे पिग आयरन हुआ हमारा, कास्ट आयरन हुआ, रॉट आयरन हुआ, ये हमारी कौन सी धातु है? ये हमारी लोह धातु है। तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, पीतल हुआ, चांदी हुआ, ये हमारी कौन सी? नॉन फेरस मतलब अलोह धातुएं हैं। इन पर जंग लगता है, जो हमारी लोहे की धातुएं रहती है उन पर जंग लगता है, इन पर जंग नहीं लगता है। जैसे हमारा तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, चांदी हुआ, इन पर क्या रहता है? जंग नहीं लगता है। लोह धातुएं हल्के काले एवं भूरे रंग की होती हैं। जो लोह धातुएं रहती है कैसी रहती हैं? हल्के काले एवं भूरे रंग की होती हैं। तो फ्रेंड, जो हमारी लोह धातुएं रहती हैं हल्के काले एवं भूरे रंग की होती हैं। अलोह धातुएं कैसी रहती हैं? जैसे तांबे का रंग रहता है लाल, सोने का रंग रहता है पीला सुनहरा, और चांदी हमारी कैसी होती है? सफेद होती है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? इनका गलनांक अलोह धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब जो लोह धातुएं रहती है उनका गलनांक अधिक रहता है, और जो अलोह धातुएं रहती है उनका गलनांक थोड़ा कम रहता है। यह ठंडी दशा में भंगुर होते हैं। कैसे भंगुर होते हैं? ठंडी दशा में। मतलब अगर ये ठंडी दशा में मतलब ऐसे नॉर्मली रखे रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? भंगुर हो जाएंगे। भंगुर मतलब जल्दी टूट जाएंगे। यह गर्म दशा में भंगुर होते हैं, मतलब इनको जितना ज़्यादा गर्म किया जाएगा ये उतनी जल्दी टूटेंगे। यह बिजली के अच्छे सुचालक नहीं होते, मतलब इनमें करंट, मतलब ये बिजली के अच्छे सुचालक नहीं होते, मतलब हम इनसे बिजली के तार वगैरह नहीं बना सकते। यह बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। जो अलोह धातु रहती है बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं। इन्हें चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब जो लोह धातुएं रहती है उनमें चुंबक चिपकता है, और जो अलोह धातुएं रहती है उनमें चुंबक नहीं चिपकता है। लोह धातुएं सस्ती होती है। जो लोहे की धातुएं रहती हैं सस्ती होती हैं, जो अलोह धातुएं रहती हैं महंगी रहती हैं।
लोह धातुएं कम सिकुड़ती हैं, अलोह धातुएं ज्यादा सिकुड़ती हैं। अब आ जाते हैं धातुओं के गुण। धातुओं के मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, मतलब जो धातुएं रहती हैं उनके 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो 3 प्रकार के गुण में पहला गुण कौन सा है? भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या रहता है? ये किसी भी पदार्थ या धातु में ऑटोमेटिक मतलब ये गुण रहते हैं, मतलब धातु के प्राकृतिक गुण को ही इसके भौतिक गुण कहा जाता है। भौतिक गुणों के कारण ही किसी धातु की पहचान की जाती है। ये गुण धातु में कैसे पाए जाते हैं? स्थायी रूप से पाए जाते हैं, मतलब ये गुण धातु में स्थायी रूप से रहते हैं। तो भौतिक गुणों में पहला गुण कौन सा है? रंग। अब प्रत्येक धातु का कोई ना कोई रंग होता है। अब कोई भी धातु उसका कोई ना कोई रंग होता ही है, जैसे पीतल का रंग पीला, एल्यूमिनियम का सफेद और कॉपर का कैसा रहता है? लाल रहता है। रंग के अनुसार भी धातुओं की पहचान की जा सकती है। जो हमारा रंग रहता है उसके अनुसार भी हम धातुओं की पहचान कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है संरचना, स्ट्रक्चर। यदि धातुओं को तोड़कर देखा जाए तो उनकी बीच की बनावट भिन्न भिन्न होती है। जैसे स्टील की भीतरी बनावट ग्रेनुलर, कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन, रॉट आयरन की फाइब्रस। ये फ्रेंड्स जो हमारी धातुएं हैं उनकी बनावट को दिखा रहा है। जैसे स्टील की भीतरी बनावट हो गई ग्रेनुलर, कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन हो गई, रॉट आयरन की फाइब्रस हो गई। अब आ जाता है भार। प्रत्येक धातु का भार अलग अलग होता है, मतलब जो भी धातु रहती है उनका भार अलग अलग होता है। धातुओं में जो पारा और सीसा जो दो धातुएं रहती हैं वो सबसे भारी होती है, और एल्यूमिनियम सबसे हल्का होता है। अब आ जाता है गलनीयता मतलब गलनांक। गलनांक क्या रहता है फ्रेंड्स? कोई भी धातु का किसी एक तापमान पर पिघल जाना, मतलब किसी एक तापमान पर धातु का पानी पानी हो जाना, उसका गलनांक कहलाता है। तो क्या बोला है? धातु का वह गुण है जिसमें ठोस धातु एक निश्चित तापमान पर पिघलकर तरल अवस्था में बदल जाती है। इस गुण के कारण ही हम धातुओं की ढलाई करते हैं। अब फ्रेंड गलनांक की बात कर लेते हैं तो सब धातुओं का गलनांक अलग अलग रहता है। मैं सब धातुओं के गलनांक आपको बता दे रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स गलनांक की बात कर लेते हैं। इस तरफ दिया है हमारा धातु, इस तरफ दिया है गलनांक। तो फ्रेंड्स जो टिन धातु रहती है उसका गलनांक रहता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। जिंक का रहता है 419 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम का रहता है 648 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर का मतलब तांबे का रहता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। निकल का रहता है 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मोनल धातु रहती है उसका रहता है 1300 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। मोनल किस किस का मिश्रण रहता है? तो मोनल निकल और कॉपर का मिश्रण रहता है। गोल्ड 24 कैरेट प्योर, मतलब 24 कैरेट सोने का जो गलनांक रहता है वो रहता है 1063। सिल्वर प्योर मतलब शुद्ध चांदी का रहता है 961 डिग्री सेंटीग्रेड। सिल्वर कॉइन का रहता है 879 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। लेड का 327 डिग्री सेंटीग्रेड। रॉट आयरन का 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। कास्ट आयरन का 1150 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रास रेड का रहता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पीला पीतल रहता है उसका रहता है 930 डिग्री सेंटीग्रेड। माइंड स्टील का 1510 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई कार्बन स्टील का 1371 डिग्री सेंटीग्रेड। मीडियम कार्बन स्टील का 1426 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रॉन्ज का 915 डिग्री सेंटीग्रेड। बेनेडियम का 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। सिलिकॉन का 1411 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्नीशियम का 650 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्नीज का 1244। कोबाल्ट का 1495 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रोमियम का 1864 डिग्री सेंटीग्रेड। एंटीमनी का 630 डिग्री सेंटीग्रेड। बिस्मथ का 271 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम का 97 डिग्री सेंटीग्रेड। फास्फोरस का 44 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी पारा का -39 डिग्री सेंटीग्रेड। बेवेट का 249 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेनलेस स्टील का 1426 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लेटिनम का 1773 डिग्री सेंटीग्रेड। और पीतल का कितना रहता है? 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे धातुओं के गलनांक। अब आगे चलते हैं। अभी ये धातु के कौन से गुण चल रहे हैं? ये धातु के भौतिक गुण चल रहे हैं। अब भौतिक गुणों में पांचवा गुण कौन सा है? चालकता। ताप और बिजली की चालकता। यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु में ताप और बिजली के संचालन का पता चलता है। जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है उन्हें सुचालक कहते हैं। और जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती उन्हें क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। तो ये आपको फ्रेंड ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें मतलब धारा हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तो मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी सुचालक, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाएगी कुचालक। अब आ जाता है चुंबकीयता। धातु के इस गुण में चुंबक धातु को अपनी ओर खींचता है। चुंबक प्राय फेरस धातु लोह धातु को अपनी ओर खींचता है। इस गुण से पता चलता है कि कौन सी धातु फेरस है और कौन सी धातु नॉन फेरस है। अब आ जाता है अपारदर्शक। प्रत्येक धातु अपारदर्शक होती है या किसी धातु से आर पार नहीं देखा जा सकता, मतलब कोई भी धातु रहती है वो अपारदर्शक रहती है, मतलब हम उसके आर पार नहीं देख सकते। ठोस। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। अब आ जाता है विशिष्ट भार। जब किसी पदार्थ के भार की तुलना उसके समान आयतन के पानी से भार से की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट भार बोलते हैं। अब विशिष्ट भार दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कोई पदार्थ उसके समान आयतन के पानी के भाग से कितना अधिक या कम है। सोने का विशिष्ट भार 19.26 और एल्यूमिनियम का विशिष्ट भार 2.67 होता है।
प्लेटिनम का विशिष्ट भार 21.25 सबसे अधिक होता है। जो प्लेटिनम धातु रहती है उसका जो विशिष्ट भार रहता है 21.25 रहता है, और जो प्लेटिनम धातु रहती है उसका विशिष्ट भार सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विशिष्ट भार भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब अब फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे क्या, धातु के भौतिक गुण। अब रहते हैं धातु के यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण मतलब अंदर के गुण, मतलब जो यांत्रिक गुण रहते हैं, यांत्रिक गुणों के कारण ही हम क्या है, किसी धातु की पहचान करते हैं। तो यांत्रिक गुणों में पहला कौन सा आ जाता है हमारा, लचीलापन, इलास्टिसिटी। यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर बल लगाया जाए तो वह अपनी दिशा बदल लेता है, और बल हटाने पर पुनः अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाती है। यह गुण कौन सा गुण है, लचीलापन। जैसे हम स्प्रिंग को खींचेंगे और जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपने उसी स्थान पर आ जाएगा, तो उस गुण को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी। अब दूसरा आ जाता है प्लास्टिसिटी, सुघट्यता। सुघट्यता क्या रहता है, क्या बोल रहा है, यह धातु का वह गुण है जिसके कारण इस पर दाब अथवा ताप दोनों का ही प्रभाव डालकर इसे निश्चित आकारों में बदला जा सकता है। इस गुण के कारण धातु दाब अथवा ताप के प्रभाव से विभिन्न अवस्थाओं में फैलना शुरू हो जाती है तथा स्थायी अवस्था धारण कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि जब हमने किसी धातु पर बल लगाया तो क्या रहता है कि वह, मतलब अपने बल को, जब हमने किसी धातु को खींचा तो जब खींचने पर वह वस्तु वापस अपने पुराने आकार में नहीं आती, तो वो धातु का कौन सा गुण है, प्लास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी में क्या रहता है, वापस आ जाती है, जैसे स्प्रिंग हो गया, और प्लास्टिसिटी में वो स्थायी अवस्था धारण कर लेती है। तीसरा आ जाता है आघात वर्धनीयता, मतलब मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है, यह धातु का वह गुण है जिसमें ठंडी धातु को हैमरिंग व रोलिंग करके चारों ओर बढ़ाया जाता है। धातु के इस गुण के कारण ही हम धातु की चादरें बना सकते हैं। मतलब मेलिएबिलिटी धातु का वह गुण है जिसके द्वारा हम धातु की क्या बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं। धातु में सबसे अधिक मेलिएबल कौन सी धातु है, तो वह है सबसे अधिक मेलिएबल है सोना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो मेलिएबिलिटी का क्रम रहता है वो कैसा रहता है, मतलब सबसे ज्यादा कौन जल्दी फैलता है, तो पहले रहता है सोना, फिर चांदी, फिर एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, फिर टिन, फिर प्लेटिनम, फिर लेड, फिर जिंक। अब आ जाता है डक्टिलिटी, तन्यता क्या रहती है। तन्यता क्या बोला है, यह धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु को खींचने पर इसके तार बनाए जा सकते हैं। मतलब जिस धातु, मतलब धातुओं को खींचकर तार बनाया जाना कौन सा गुण है, तो वो उसका डक्टिलिटी मतलब तन्यता कहलाता है। धातु को खींचने पर उसके तार बनाया जाना किस में, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि धातु को खींचने पर, धातु को खींचकर तार बनाने की क्रिया का नाम क्या है, तो उसे हम क्या बोले देंगे, तन्यता। तो सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना है। सबसे अधिक मेलिएबल धातु भी सोना है और तन्य धातु भी सोना है। तन्यता का क्रम क्या है, सोना, फिर तन्यता का मतलब ऐसा कि सोना के बाद फिर कौन है जिसके सबसे ज्यादा तार बनाए जाते हैं, प्लेटिनम, सिल्वर, चांदी। अब आ जाता है हार्डनेस, कठोरपन। यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को आसानी से काटा, पीटा या खुरचा नहीं जा सकता है। हार्ड धातु दूसरी धातुओं को आसानी से खुरच सकती है। धातु के इस गुण को धातु की हार्डनेस कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस का मतलब रहता है एक धातु दूसरी धातु को खुरच सकती है या काट सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, हार्डनेस। अब क्या बोल रहा है, सबसे कठोर पदार्थ डायमंड, हीरा है। यह एक अधातु है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ये क्वेश्चन ही पूछता है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वो हमारा डायमंड, हीरा है। और हीरा क्या है, एक अधातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम। यहाँ क्या बोल रहा है, अधातु। सबसे कठोर अधातु पूछे तो हीरा, और सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम। कास्ट आयरन में वाट कास्ट आयरन सबसे कठोर रूप है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। अब आ जाता है ब्रिटलनेस, भंगुरता क्या होता है। यह धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु हल्की चोट लगने से टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। कास्ट आयरन में यह गुण सबसे अधिक पाया जाता है। साधारणतः ताप बढ़ने से लोहे धातु की भंगुरता कम होती है। कम तापमान पर भंगुर है। ताप बढ़ने से अलोह धातु की भंगुरता बढ़ती है, ज्यादा तापमान पर भंगुर है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। पहले, सबसे पहले तो ब्रिटलनेस क्या है कि जब किसी धातु पर हल्का सा चोट, मतलब हम चोट मार लगाते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। धातु का कौन सा गुण कहलाता है, भंगुरता। अब ये क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, सामान्यतः ताप बढ़ने से लोह धातु की भंगुरता कम होती है। मतलब जो लोहे धातु रहती हैं उनको अगर हम तापमान, अगर उनका तापमान बढ़ेगा तो वो भंगुर नहीं होंगी, और अगर तापमान उनका, मतलब अगर वो एक जगह रखी रहेगी तो क्या होगा, भंगुर हो जाएंगी। और जो अलोह धातु हैं उनका जब तापमान बढ़ता है तो वो क्या रहता है, भंगुर हो जाती है। मतलब ये अलोह धातु जो रहती है अगर ये एक जगह है तो ये भंगुर नहीं होंगी। तो ये है। अब आ जाता है टफनेस। टफनेस क्या है, यह धातु का वह गुण है जिसके में धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और टूटने नहीं पाती है। इसी गुण को टफनेस कहा जाता है। मतलब कोई भी धातु है उसको हम बार बार मोड़ रहे हैं या ट्विस्ट कर रहे हैं, वह टूट नहीं पा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। अब आ जाता है टेनासिटी। टेनासिटी क्या है, यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह टूटने नहीं पाती है। मतलब कोई भी धातु है अगर हम उसको खींच रहे हैं और अगर वह
मतलब टूटने का विरोध कर रही है, वो टूट नहीं पा रही है, तो वो हमारा कौन सा गुण कहलाता है, वो हमारा टेनासिटी कहलाता है। अब आ जाता है फटीग रेजिस्टेंस, श्रांति। श्रांति क्या होता है, क्या बोल रहा है, किसी धातु या मशीनरी पार्ट का वह गुण जिसके द्वारा उसके बार बार लोड लेने की क्षमता, साइक्लिक लोड का ज्ञान होता है, लोड के झटकों के कारण अंतिम शक्ति तक उसे टूटने से बचाता है। फटीग लिमिट को बढ़ाने के लिए सरफेस हार्डनिंग विधि का प्रयोग होता है। क्या बोल रहा है, फटीग लिमिट को बढ़ाने की सरफेस हार्डनिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी धातु या मशीनरी है जिसमें उसके बार बार लोड लेने की क्षमता, मतलब उसकी जो लोड लेने की क्षमता है उसको व्यक्त किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फटीग रेजिस्टेंस श्रांति। अब आ जाता है क्रीप क्लांति। किसी धातु या मशीनरी पार्ट में समय के साथ भार एवं ताप के कारण होने वाले आकार में स्थायी परिवर्तन को क्रीप कहते हैं। क्रीप बराबर क्या रहता है, लोड प्लस टेम्परेचर। अब फ्रेंड क्रीप का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा जो बिजली के बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद जो उसके तार रहते हैं वो लटक जाते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, क्रीप। मतलब लोड पड़ रहा है तो वो लटक रहे हैं, तो उसको ही बोलते हैं क्रीप बराबर लोड प्लस टेम्परेचर। अब आ जाता है डक्टाइल मेटल का टेंसाइल कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इससे क्या रहता है, हमारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ए क्या है इसमें, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं। तो ऊपर का जो हिस्सा वो क्या है, स्ट्रेस प्रतिबल, और नीचे का क्या है, स्ट्रेन विकृति। तो स्ट्रेस प्रतिबल क्या होता है, किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाने से उसके द्वारा जो आंतरिक बल लगाया जाता है उसे प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल की इकाई क्या रहती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। विकृति क्या होती है, किसी पदार्थ पर बाहरी बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन होता है। इस प्रकार आकार में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार के अनुपात को क्या बोलते हैं, विकृति। और फ्रेंड्स आपको याद रखना कि जो हमारी विकृति रहती है उसकी कोई इकाई नहीं होती, मतलब विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो फ्रेंड सबसे पहले बोल रहा है कर्व ग्राफ ए। अब जो हमने ये जो कर्व आपको दिख रहा है, इस कर्व में ए क्या दर्शाता है, तो क्या बोल रहा है, देखिए, यह वह बिंदु है जहां तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु में लगाया गया बल अपने अनुरूप विकृति उत्पन्न करता है। स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन। उपरोक्त नियम को हुक्का नियम भी कहते हैं। जो ए रहता है फ्रेंड, जैसे हमने मान लो किसी स्प्रिंग को खींचा, तो वो क्या रहा है, अब अपनी वापस आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट ग्राफ ए। मतलब हम उसको ए कैटेगरी में रखेंगे कि वो इलास्टिसिटी में वापस आ गया है, और इसको नियम को क्या बोलते हैं, हुक्का नियम। अब क्या रहता है, बी। बी नंबर क्या बोल रहा है, इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा। ए वह सीमा है जिसके अंदर धातु या पदार्थ पर बल लगाकर छोड़ने पर वह अपने पुराने आकार में लौट आती है, इसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो अब बी नंबर क्या रहता है, बी नंबर का मतलब रहता है कि हमने उसको और जोर लगा के खींचा, फिर भी वो क्या हुआ, स्प्रिंग अपनी वापस आकार में आ गया, तो ये क्या हो गई हमारी बी इलास्टिक लिमिट। अब क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट नोट क्या बोल रहा है, इसके आगे कर्व के सभी बिंदु इलास्टिक रेंज में आते हैं, इलास्टिक लिमिट तक हुक्का नियम लागू होता है। मतलब जो बी नंबर है हमारा इलास्टिक नियम है, वहां तक क्या रहता है, हमारा हुक्का नियम लागू होता है। अब जो सी रहता है, अब क्या हुआ, हमने तार को और ज्यादा खींच दिया, अब और ज्यादा खींच दिया तो क्या हुआ कि वो फिर अपने मतलब वापस मतलब लौट कर नहीं आया, तो क्या वो हो गई प्लास्टिक फॉर्म। तो वो ये बोल रहा है कि जब हम उसको सी पर ले जाएंगे तार को खींच कर, तो वो हमारा ऊपरी झुकाव बिंदु, क्या बोला, यह वह बिंदु है जिसमें धातु के आकार में परिवर्तन नगण्य बल लगाकर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब अगर हमने बी बिंदु से आगे तार को या हमारे स्प्रिंग को खींच दिया, तो वो क्या रहेगा, स्थायी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या वो अपनी वापस अवस्था में नहीं लौट सकता है। तो वो ये बोल रहा है कि जब हम सी पॉइंट तक उसको खींच देंगे, जैसे हमारा कोई भी स्प्रिंग है, हमने उसको ए पॉइंट तक खींचा तो वो सेफ है, मतलब वो अपने पुराने आकार में लौट जाएगा। बी पॉइंट तक भी वो सेफ है। जैसे ही हम सी पॉइंट पर उसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, वो अपने वापस आकार में नहीं आएगा। सी के बाद क्या आ जाता है, डी। डी क्या बोल रहा है हमारा, लोअर यील्ड पॉइंट, निचला झुकाव बिंदु। यह वह बिंदु है जिसमें धातु के आकार में परिवर्तन स्थायी दिखाई देता है, अतः उपरोक्त क्षेत्र का प्रयोग धातु को कम बल लगाकर स्थायी रूप या आकार देने के लिए करते हैं। जो डी हमारा रहता है, इसके बाद क्या रहता है, जो हमारा परिवर्तन रहता है, मतलब स्प्रिंग साफ साफ दिखता है कि इसको खींचा गया है और ये अब वापस नहीं जा सकता है। ई क्या बोल रहा है, अल्टीमेट स्टेट पॉइंट। यह वह बिंदु है जिसमें लोड सहने की क्षमता, ये फ्रेंड्स लोड लिखा है, लामा लो, और लोड सहने की क्षमता अधिकतम होती है। मतलब जो ई पॉइंट रहता है उसमें क्या रहता है, जो हमारा तार मतलब स्प्रिंग रहता है उसकी लोड सहने की क्षमता अधिक होती है। और एफ क्या है, एफ मतलब होता है फ्रैक्चर। एफ वह बिंदु जिसमें पदार्थ दो भागों में टूट जाता है, यह नेक फॉर्मेशन के साथ होता है, इसे तन्य धातु का टेंसाइल कर्व कहते हैं।
जब हम उसको एफ बिंदु तक खींच देते हैं तो वो क्या हमारा स्प्रिंग रहता है वो दो भागों में टूट जाता है। मतलब कोई भी वस्तु है हम जब उसको जरूरत से ज्यादा खींचेंगे तो वो जाहिर सी बात है बीच से टूट जाएगी। तो यही बोल रहा है फ्रैक्चर। एफ का मतलब क्या दिया है? फ्रैक्चर, टूटने वाला बे बिंदु। मतलब एफ पॉइंट तक जब हम उसको ले जाएंगे तो तब हमारा स्प्रिंग टूट जाएगा। अब आ जाता है हमारा धातुओं का वर्गीकरण। धातुओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? अब धातुओं के वर्गीकरण में पहली आ जाती है हमारी लोह धातु। जिस धातु में लोहा आधार होता है वह फेरस मेटल कहलाता है, जैसे माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन आदि। अब आ जाता है अलोह धातु। जिस धातु में लोहे के कण नहीं पाए जाते उन्हें अलोह धातु कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, जेड, जिंक, लेड, सोना आदि। ये क्या हुई? हमारी अलोह धातु है। अब आ जाता है लोह मिश्र धातु, मतलब फेरस एलॉय। अब फेरस एलॉय क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे फ्रेंड्स हमने दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला दिया, जैसे हमने माइंड स्टील और कास्ट आयरन को मिला दिया, तो जो मिश्रण बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम फेरस एलॉय। जैसे हमारा क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, वेनेडियम स्टील आदि। अलोह मिश्र धातु क्या रहता है फ्रेंड? तांबा और जैसे हमने तांबा और पीतल को मिला दिया तो उससे क्या मिलकर क्या बनता है? हमारा जिंक धातु बन जाता है। जिंक मतलब जिंक का धातु। तो उसको ही क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनती है उसे नॉन फेरस एलॉय कहते हैं, मतलब अलोह धातु कहते हैं, जैसे पीतल, कांसा, गन मेटल आदि। फ्रेंड्स इनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन रहता है, कौन सी धातु कितनी मात्रा में मिलाई जाती है, ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब आ जाता है धातुओं का कौन सा गुण। फ्रेंड्स हमने भौतिक गुण पढ़ लिए, यांत्रिक गुण पढ़ लिए, अब आ गए हमारे कौन से? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या बोला है? इसके अंतर्गत धातुओं का आपस में अभिक्रिया व वातावरण के साथ अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। धातुएं आपस में अभिक्रिया करके मिश्र धातुएं एलाय बनाती है। धातुएं वातावरण में नमी के साथ वातावरण से क्रिया करके जंग जैसे उत्पादन उत्पन्न करती है। मतलब रासायनिक गुण में क्या रहता है कि ये हवा तापमान के द्वारा होता है। मतलब जैसे कोई धातु पर जंग लग जाना है तो ये कौन सा धातु का कौन सा गुण है? रासायनिक गुण है। मतलब ये वातावरण की नमी के कारण होता है, तो ये हमारे रासायनिक गुण हो गए। अब आ जाता है हमारा लोह अयस्क। अब यहाँ से हमारा मेन जो हमारी धातु है वो स्टार्ट होती है। मतलब वो तो हमारे गुण है, ये गुण भी हमसे एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ से हमारे लोह अयस्क। लोह अयस्क क्या रहता है इसको पढ़ते हैं। लोहा बहुत ही अशुद्धियां लिए हुए खानों से खनिज के रूप में प्राप्त होता है। इस अशुद्ध लोहे को लोह अयस्क कहते हैं। इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जैसे कार्बन, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन आदि। अब फ्रेंड्स क्या रहता है, जो हमारा लोहा रहता है वो डायरेक्ट हमें शुद्धता में नहीं मिलता है। मतलब उसके अंदर भी बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियां रहती हैं? जैसे कार्बन हुआ, मैग्नीज हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ऑक्सीजन हुआ। अब अयस्क के प्रकार। अब अयस्क के भी प्रकार रहते हैं, तो पहला कौन सा है हमारा? हेमेटाइट। तो क्या बोल रहा है? लोहे का लाल रंग का ऑक्साइड है जिसमें लगभग 70% लोहा होता है। जो हेमेटाइट रहता है ये कौन सा ऑक्साइड है? लोहे का लाल रंग का ऑक्साइड है। इसका कलर भी पूछता है, तो कलर आपको याद रखना है। कौन सा ऑक्साइड है? लाल रंग का ऑक्साइड है। और लोहा कितना होता है? 70% लोहा होता है। दूसरा आ जाता है मैग्नेटाइट। इसे लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। यह काले रंग का ऑक्साइड है। कैसा है? काले रंग का। यह स्वयं चुंबकीय होता है, इस कारण इसे लोहे में बदलने में कुछ कठिनाई होती है। इसमें 72.4% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है। नोट। नोट क्या बोला है? सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा मैग्नेटाइट अयस्क में पाई जाती है। सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा किस अयस्क में पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट अयस्क में पाई जाती है। अब आ जाता है लिमोनाइट। लिमोनाइट क्या है? इस खनिज को हाइड्रा हेमाटाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हाइड्रा हेमाटाइट। यह ब्राउन रंग का ऑक्साइड है। इसमें लोहा कितना परसेंट रहता है? 60% रहता है। अब आ जाता है सिडेराइट। इसे स्फटिक आयरन खनिज अयस्क भी कहते हैं। लोहे का भूरे रंग का ऑक्साइड होता है। इसमें लोहा 48% होता है। अब आ जाता है पायराइट। इसे मूर्खों का सोना या झूठा सोना नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोहे की मात्रा 40% तक होती है। अब आ जाता है क्ले आयरन स्टोन। यह लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है। इसमें 40% से कम लोहे के कण पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लोहे अयस्क। लोहे अयस्क कौन कौन से हमारे? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, उसके बाद आ जाता है हमारा लिमोनाइट, उसके बाद सिडेराइट, पायराइट और क्ले आयरन स्टोन। अब आ जाती है हमारी लोहे की शोधन विधि। जो हमारा लोहा रहता है वो अशुद्धियों के रूप में प्राप्त होता है, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या क्या शोधन विधि करते हैं। तो लोहे को साफ करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली है सांद्रण। अब सांद्रण विधि में क्या किया जाता है? तो पहली विधि है सांद्रण। सांद्रण में क्या करते हैं? लोहे के अयस्कों को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ लिया जाता है। मतलब जो लोहे के अयस्क रहते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित विधियों से मिट्टी और अशुद्धियों को साफ किया जाता है। पहली विधि कौन सी है? ग्रेविटी द्वारा। इस विधि में लोहे के अयस्क को पीसकर बहते हुए पानी में डाल दिया जाता है। भारी होने के कारण लोहा नीचे बैठ जाता है और अशुद्धियां हल्की होने के कारण पानी में बह जाती है। तो फ्रेंड्स ग्रेविटी में क्या करते हैं? इसमें लोहे के अयस्क को पीस कर बहते हुए पानी में डाल देते हैं। अब फ्रेंड्स लोहा भारी रहता है तो वो नीचे रह जाता है और जो अशुद्धियां रहती हैं वो पानी में बह जाती हैं। दूसरा क्या रहता है? मैग्नेट पद्धति।
इस विधि में पेशी हुए लोहे के अयस्क को मैग्नेटिक बेल्ट पर डालते हैं। किस पर? मैग्नेटिक बेल्ट पर, जो कि दो पुल्लियों के द्वारा चलाया जाता है। इस प्रकार लोहे के कण बेल्ट के साथ चिपक जाते हैं और अशुद्धियां गिर जाती हैं। अब मैग्नेटिक पद्धति में क्या रहता है, अब लोहा को अलग करना है तो उसके लिए मैग्नेटिक बेल्ट का यूज करते हैं, जिसमें चुंबक लगा होता है। तो आप सभी को पता है, जो लोहा रहेगा वो चुंबक में चिपक जाएगा और जो हमारे कंकड़ पत्थर रहेंगे वो एक साइड हट जाएंगे। थर्ड विधि आ जाती है हमारी स्मेल्टिंग। इस विधि में लोहे के अयस्क को साफ करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं। किसका? ब्लास्ट फर्नेस, जिससे अशुद्धियां झाग के रूप में बाहर निकल जाती हैं और शुद्ध लोहा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। मतलब स्मेल्टिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, लोहे को ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में क्या रहता है, लोहा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। अब आ जाती है ब्लास्ट फर्नेस, दमन भट्टी, मतलब बात्य भट्टी है, जिसमें हम लोहे लोहे को मतलब उसमें बात्य भट्टी में डाल देते हैं तो हमें सही लोहा या शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। तो बात्य भट्टी को पढ़ते हैं। अब ब्लास्ट फर्नेस हमारा क्या होता है, इसकी आकृति चिमनी के आकार की होती है। कैसी? चिमनी के आकार की, जिसका बाहरी भाग इस्पात स्टील की चद्दरों से बना होता है और भीतरी भाग में फायर ब्रिक्स अग्निशॉ ईंटों का स्तर लगा होता है। इसकी ऊंचाई 15 से 30 मीटर और गोलाई 5 से 8 मीटर होती है। इसके निचले भाग में बाहर निकलने वाले मार्ग होते हैं, जिनमें से एक में से पिघली हुई धातु और दूसरे से स्लैग धातुमल बाहर निकलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क से अशुद्धियां साफ करने की विधि को हम क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, अब मैं अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डलता है। ईंधन को जलाने के लिए भट्टी में गर्म हवा 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड किसके द्वारा भेजी जाती है? ट्यूयर्स के द्वारा। चार्ज के रूप में आयरन एस का 8 भाग, मतलब इसमें आयरन एस कितना डाला जाता है? 8 भाग। कोयला कितना? 4 भाग। और चूना 1 भाग डाला जाता है। कोक क्या रहता है? कोक को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोक को कोयले के कार्बनीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें कोयले को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लगभग 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिससे कोक प्राप्त होता है। लाइम चूना, चूना क्या रहता है? चूना गालक फ्लक्स का काम करता है और धातु में से अशुद्धियों को इकट्ठा करके स्वयं में मिला लेता है। वह धातुमल के रूप में पिघली हुई लोहे के ऊपर तैरने लगता है। लाइम का प्रयोग औपचारिक रिड्यूसिंग के रूप में करते हैं, जिससे अभिक्रिया तेज होती है। क्या बोल रहा है? फर्नेस में लाइम चूना फ्लक्स का कार्य करता है। ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग लोहे एसिड पिग आयरन कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये आपको दिख रही होगी भट्टी, ये हमारी है ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस में क्या रहता है, मैं आपको, वहां हमने थ्योरी पढ़ ली, यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ये हमारी ब्लास्ट फर्नेस हो गई। ये क्या है? इसका चार्जिंग बकेट है। इसमें हमने क्या किया, आयरन इसका 8 भाग, कोयला 4 भाग और लाइम चूना 1 भाग को डाल दिया। यहाँ से क्या हमारी वेस्ट गैसेस निकलती हैं। ये हमारा कोक है, ये हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। 500 से मतलब 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारे ट्यूयर्स हैं, जिसके द्वारा गर्म हवा को भेजा जाता है। अब यहाँ से क्या निकल रहा है? टेप होल फॉर पिग आयरन, यहाँ से हमारा पिग आयरन निकल रहा है। यहाँ से हमारा टेप होल फॉर स्लग, मतलब हमारी धातु या अशुद्धियां निकल रही हैं। मतलब अशुद्धियां एक तरफ से निकलती हैं, एक तरफ से हमारी धातु निकलती है। और ये हमारे ट्यूयर्स क्या रहते हैं? ये हवा भेजने का काम करते हैं। तो ये हमारी ब्लास्ट फर्नेस है। तो ब्लास्ट फर्न इसमें मेन पॉइंट क्या है? ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग लोहे से पिग आयरन कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? कच्चा लोहा, मतलब पिग आयरन प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस का। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम क्यूपोला फर्नेस, हमारी ओपन अर्थ प्रोसेस और जो भी धातु की बनाने की हमारी प्रोसेस है उनको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।